डाया फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है सर, मैंने स्किप कर दिया था बट ओके। पहले हम देखते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या फिनिश किया था। लाइफ वगैरह देखते क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आएगा आंसर बताओ।
रेडियोएक्टिविटी ऑफ सल्फर इज R1 एट टाइम T1 R2 एट टाइम T2। हाफ लाइफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स दैट विल डिसइंटीग्रेट इन द टाइम T1 minus T2 इज प्रोपोर्शनल टू। तो देखो तुम्हारी एक्टिविटी कितनी है, रेडियो एक्टिविटी तुम्हारा R होता है dN/dt को लिखते हैं, है ना, राइट। और वो तुम्हारा माइनस, ये माइनस जो dN/dt तुम्हारा नेगेटिव होता है, तो एक्टिविटी तुम्हारा नेगेटिव ऑफ रेडियो एक्टिविटी होगा, तो माइनस dN/dt यानी कि लैम्डा n के बराबर होगा, है ना। और n तुम्हारा कितना होता है, n0 e पावर माइनस लैम्डा t। तो ये तुम्हारी एक्टिविटी हो गई एट टाइम t। ओके, तो R1 तुम्हारा कितना हो गया, लैम्डा n0 e पावर माइनस लैम्डा t1, और R2 कितना होगा, लैम्डा n0 e पावर माइनस लैम्डा t2। अब तो मुझे लैम्डा n0 कितना मिला, number of atoms that have disintegrated time T1 is proportional। तो T1 टाइम पे मेरे पास कितने रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियर एट T1 तुम्हारा कितना होगा, N1 इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा T1, और T2 कितना होगा, N2 इक्वल टू n0 e पावर माइनस लैम्डा T2। ठीक है, तो हमें अब कितना निकालना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेटेड इन द इंटरवल कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियर disintegrated in the interval, वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, इनिशियली n1 थे, फाइनली n2 बचे, है ना, यानी कि n0 e पावर माइनस लैम्डा T1 माइनस e पावर माइनस लैम्डा T2। ओके, तो तुम्हारा e पावर माइनस लैम्डा T1 क्या होगा, R1 अपॉन लैम्डा n0, R1 अपॉन लैम्डा n0 माइनस R2 अपॉन लैम्डा n0, तो तुम्हारा हो जाएगा R1 माइनस R2 बाय लैम्डा हो जाएगा। ओके, तो यहां से मुझे क्या मिला, दिस इज प्रोपोर्शनल टू R1 माइनस R2 हुआ, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करो।
मल्टीपल टाइम्स क्रैश हो जाता है। तो मैंने ln2 ln3 और ln5 बताया था क्या होता है। तो लैम्डा एन नॉट तुम्हारी इनिशियल एक्टिविटी जो है t इक्वल टू 0 पे जो एक्टिविटी है तुम्हारी 9750 काउंट्स पर मिनट दिया हुआ है, और t इक्वल टू 5 मिनट पे क्या दिया तुम्हारी एक्टिविटी कितनी होगी, लैम्डा एन नॉट e पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि e पावर माइनस 5 लैम्डा, तो हो जाएगा तुम्हारा 975 के बराबर। ओके, तो ये तुम्हारा t इक्वल टू 0 पे एक्टिविटी है, t इक्वल टू 5 मिनट्स पे एक्टिविटी है, राइट। और देखो मैंने एक चीज की है, यूनिट्स हर जगह मिनट्स में है, टाइम का यूनिट हर जगह मिनट में है, यहाँ पे पर मिनट लिखा है, पर मिनट लिखा है, यहाँ पे t इक्वल टू 5 मिनट। तो मेरी इक्वेशन सीधे सीधे मिनट्स में आएंगी आंसर सारे, है ना। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर दूं तो लैम्डा एन नॉट कट जाएगा, 1 डिवाइड बाई ई पावर माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू, इन दोनों का डिवीजन 10 होगा, फिर ई पावर 5 लैम्डा तुम्हारा 10 के बराबर, तो 5 लैम्डा कितना होगा ln 10, तो ln 10 तुम्हारा ln 2 प्लस ln 5 होगा, ठीक है। तो अगर तुमको ln 10 की वैल्यू डायरेक्टली याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो इन दोनों को ऐड करोगे तब भी तुमको मिलेगा 2.303। तो लैम्डा तुम्हारा क्या आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाय 5 यानी कि 0.46। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो मैंने कहीं पे यूनिट कन्वर्जन नहीं किया, मेरा फाइनल आंसर भी पर मिनट में दिया हुआ है। कोई डाउट इसमें? अच्छा क्वेश्चन है, ये करो। तो इसमें देखो क्या है तुम्हारा, two radioactive samples x1 x2 है और decay constant था lambda। Initially they have same number of nuclei, दोनों का n नॉट सेम है, तो 1/e टाइम के बाद इनका रेशियो ऑफ न्यूक्लियर कितना होगा, तो n1 तुम्हारा कितना होगा n नॉट e पावर माइनस 10 लैम्डा t, और n2 कितना होगा n नॉट e पावर माइनस लैम्डा t। तो n1 बाय n2 कितना आ जाएगा हमारे पास e पावर माइनस 10 लैम्डा t डिवाइड बाय e पावर माइनस लैम्डा t। अब हमें टाइम की वैल्यू डाल देनी है 1/e, टाइम की वैल्यू हम डाल देंगे 1/e। ओके, तो एक सेकंड, ओके मैंने ये गड़बड़ कर दी, मैंने टाइम को 1/e ले लिया, जबकि टाइम 1/e नहीं है तुम्हारा, रेशियो, क्वेश्चन गलत पड़ा, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियर विल बी 1/e। ओके, तो इसको मुझे इक्वल करना है 1/e के बराबर। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है e पावर माइनस 9 लैम्डा t इज इक्वल टू 1/e।
तो माइनस 9 लैम्डा टी कितना हो जाएगा तुम्हारा ln ऑफ 1/e, यानी कि वो -1 हो जाएगा, राइट। तो टी तुम्हें कितना मिलेगा 1/9 लैम्डा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई करो। और ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेकिन चलो हिंट देता हूँ, उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। देखो एक बात सोचो, सपोज करो कि आखिरी 2 न्यूक्लियाई ही बचे हैं। अज्यूम करते हैं कि आखिरी 2 न्यूक्लियाई बचे हैं तुम्हारे मटेरियल। तो एक अभी डीके हो गया है ना, एक अभी तुम्हारा डीके हो गया, तो अगला तुम्हारा कब डीके होगा तुम कुछ बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। ओके, हम लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी लगाते हैं जब हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे न्यूक्लियर प्रेजेंट हो रेडियोएक्टिव, तो तब हमेशा कोई ना कोई डीके होता है फॉलोइंग द लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी, लेकिन वो एक एवरेज लॉ है। परफेक्टली उस लॉ को फॉलो करेगा मटेरियल वो जरूरी नहीं होता है। ओके, तो मतलब बेसिकली ये हुआ कि न्यूक्लियस कोई भी है वो कभी भी डीके हो सकता है, हमें नहीं पता वो कब डीके होगा, हमें नहीं पता, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ओके, तुम कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तब भी तुमको कोई आंसर मिलेगा नहीं, ये 3 ऑप्शन तो मैच नहीं करने वाले। ओके, तो न्यूक्लियस कभी भी डीके हो सकता है, इसलिए हम सीधे मार्क करेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, चलो ये कुछ बेसिक हो गए। अब हम सर्टेन स्पेशल केसेस देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे एक सीरीज पैरेलल रिएक्शन या पैरेलल डीके लिख देते हैं। ओके, तो जैसे तुम्हारा x जो है वो डीके हो रहा है या तो y में या तो z में। सपोज करो कि वो अल्फा डीके करके y में कन्वर्ट हुआ, बीटा डीके करके z में कन्वर्ट हुआ, कोई भी डीके कर सकता है। ओके, तो इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, इसका डीके कांस्टेंट लैम्डा 2 है। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारे कैसे सॉल्व होते हैं? ओके, तो अब इसमें इफ नंबर ऑफ x इज इक्वल टू n, इसको मैं स्मॉल x लिख देता हूँ। ओके, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू स्मॉल y, नंबर ऑफ z इज इक्वल टू स्मॉल z। ठीक है, तो फिर तुम्हारा dx बाई डी टी, मत सॉरी डी एक्स बाई डी नहीं, डी वाई बाई डी, वाई कितने क्रिएट होंगे? वो होंगे तुम्हारे लैम्डा 1 एक्स के बराबर। रेट ऑफ क्रिएशन ऑफ वाई विल बी लैम्डा 1 एक्स, है ना, क्योंकि तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी तो यही होता है ना, नंबर ऑफ डीके पर सेकेंड। तो अगर तुम्हारे एक्स डीके हो रहे हैं तो वाई क्रिएट हो रहे हैं, तो डी वाई बाई डी टी तुम्हारा पॉजिटिव होगा क्योंकि नंबर ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ वाई इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ जेड इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये डिक्रीज होगा। ठीक है, ये तुम्हारा डिक्रीज करेगा, ये दोनों इंक्रीज करेंगे। ओके, तो तुम्हारा डी वाई बाई डी टी विल बी लैम्डा 1 एक्स, और ऐसे ही डी जेड बाई डी टी भी तुम्हारा लैम्डा 2 एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं डी एक्स, तो जितने डी एक्स डी के होंगे, है ना, माइनस ऑफ डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई प्लस डी जेड। जितने एक्स डी के हुए
उतना y या z क्रिएट होगा, तो y और z का सम क्या होगा तुम्हारा, x के बराबर। तो मैं बाय dt कर दूं, ओके, मुझे माइनस डी एक्स बाई डी टी मिलेगा लैम्डा वन एक्स प्लस लैम्डा टू एक्स के बराबर। तो डी एक्स बाई डी टी कितना हो गया मेरे पास, माइनस ऑफ लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो यहाँ पे x का रेट ऑफ डीके जो है वो इसके बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इक्विवेलेंट डीके कांस्टेंट इस केस में कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू, क्योंकि x के मल्टीप्लीकेशन में वही नंबर है। ये हुआ क्लियर। वेरी गुड। ऑलराइट, कोई डाउट इसमें? आगे अब यहाँ पे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि तुम्हारा x कितना हो जाएगा, एक्स नॉट ई पावर माइनस लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू इंटू, तो तुम्हारा हो जाएगा x। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बनता है कि y और z क्रिएट कितने होंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मुझे अगर y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, z एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, तो मैं क्या लिखूँ? तो इसका आंसर तुम्हारा यहाँ पर ये। तो डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी जेड बाई डी टी तुम्हारा कितना होगा, लैम्डा वन एक्स डिवाइड बाई लैम्डा टू एक्स, मतलब डी वाई बाई लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू होगा। तो डी वाई का मैं अगर इंटीग्रेशन कर दूं, ओके, तो इंटीग्रेशन डी वाई डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसे लिखें कि डी वाई इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू डी एक्स, और मैं दोनों तरफ अभी इंटीग्रेशन कर दूंगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू लैम्डा वन अपॉन लैम्डा टू एक्स। फिर x प्लस, एक सेकंड में गड़बड़ कर, z है ना अपने पास, z था, मैंने पूरा इसको x, z z z। अब एक बात बताओ, जितने y और z क्रिएट होंगे उतना x डीके होगा, तो x नॉट माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू y प्लस z होगा। इनिशियली हमारे पास इतने x थे, फाइनली इतने बचे, तो कितना x डीके हो गया, ये सब्ट्रैक्शन, वो होगा तुम्हारा कितना y और कितना z क्रिएट हुआ उसके सम के बराबर। ओके, तो अब तुम्हारा y कितना है, लैम्डा वन z बाय लैम्डा टू, तो x नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा वन बाय लैम्डा टू z प्लस z। तो यहाँ से मुझे z कितना मिलेगा, लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू एक्स नॉट माइनस एक्स। ओके, और y कितना होगा तुम्हारा, हो जाएगा लैम्डा वन अपॉन लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू एक्स नॉट माइनस एक्स। यहाँ पे तुम्हारा x क्या है, ये तुम्हारा x होगा। ठीक है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मुझे मिल गया, तो मुझे y और z मिल गए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्लियर है ये? ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में तो वैसे नहीं पूछते हैं, बट सीईटी में आ सकता है। ठीक है,
देखें कोई पैरेलल पे है क्या। क्वेश्चन करते हैं। तुम्हारा जो है x कन्वर्ट हो रहा है y में या फिर z। लैम्डा 1 लैम्डा 2 डी की कांस्टेंट है। लैम्डा 1 की वैल्यू है तुम्हारी, लैम्डा 1 इज गोइंग टू बी सपोज करो 10 और लैम्डा 2 इज गोइंग टू बी 5। ठीक है, अभी कैलकुलेट if at t equal to 0 we have only x। ओके, और x कितना होगा तुम्हारा, सपोज करो 10 पावर 6 न्यूक्लियर। ठीक है, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ y and z after 1/2 life of x। ऊपर का नोट करना, एक बार फॉर्मूला देख सकते हो ताकि वापस लिख पाओ। नोट कर दो फॉर्मूला। मैं ये फॉर्मूला नोट कर दो, इक्विवेलेंट डी की कांस्टेंट, एक्स का फॉर्मूला, ठीक है। अब ये y और z नोट कर दो कितना होगा। ठीक, सॉल्व करो ये।
हाफ लाइफ के बाद देखो तुम्हारे एक्स कितने बचेंगे वो सोचो, और एक्स कितने डीके हो चुके होंगे। तो जितने डीके होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाई या फिर जेड में। तो हमने उसका एक फॉर्मूला यहाँ पे देखा है। ओके, वही फॉर्मूला यूज करना है तुमको। एक्स तुम्हारा कितना हो जाएगा, एक्स नॉट बाय 2 हो जाएगा आफ्टर हाफ लाइफ। ठीक है, फिर एक्स नॉट तुम्हारे पास कितना है, 10 पावर 6। ओके, अभी तुम्हारा वाई कितना होगा, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 टाइम्स एक्स माइनस एक्स नॉट, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक्स नॉट माइनस एक्स। ठीक है, तुम्हारा वाई का फॉर्मूला होगा। तो ये मुझे कितना मिलेगा बराबर, लैम्डा 1 तुम्हारा 10, लैम्डा 2 5 है, तो 10/10 + 5 एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट बाय 2। तो ये तुम्हारे पास बचेगा कितना, 2/3 इंटू एक्स नॉट कितना है, 10 पावर 6/2 है ना। एक्स नॉट बाय 2 तुम्हारा, तो ये 10 पावर 6/2 हो जाएगा। तो तुम्हारा हो जाएगा 10 पावर 6/3 न्यूक्लियर। और जेड कितना होगा तुम्हारा, लैम्डा 2/लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एक्स नॉट माइनस एक्स। तो तुम्हारा होगा 5/10 + 5 इंटू 10 पावर 6/2। तो z तुम्हारा हो जाएगा 10 पावर 6/6। ओके, क्लियर हुआ। राइट, फिर अब एक क्वेश्चन करते हैं। इन above question, what is the max number of nuclei of Z that can be found? देख लो, तुम्हारा सिचुएशन दी हुई है कि x इक्वल टू 10 पावर 6 है ना इनिशियली, लैम्डा 1 10 लैम्डा 2 5 है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियर जेड के कितने बनेंगे, यहाँ पे नोट कर देता हूँ। सिचुएशन ओके, तुमको देखो ये फॉर्मूला लगाना है। अब तुम्हारे मैक्सिमम नंबर ऑफ वाई या जेड कब बनेंगे, जब सारे के सारे एक्स नॉट डी के हो जाए, है ना। व्हेन ऑल एक्स डी के, तुम्हारा फाइनल एक्स कितना हो जाएगा 0। तो एक्स नॉट माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 10 पावर 6 - 0 यानी कि 10 पावर 6 हो जाएगा। ओके, फिर तुम्हारा y कितना होगा, लैम्डा 1/लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 एक्स नॉट माइनस एक्स। तो जब सारे के सारे तुम्हारे एक्स डी के हो गए तो बस उसके बाद y और z और नए तो बनेंगे नहीं। अब y और z तुम्हारे कांस्टेंट हो गए। तो बताओ कितना बनेगा अभी आंसर, बोलो।
ये लेट्स सी। तो हमें तो z से मतलब था हमें, तो ये देखते तुम्हारा 5/10 + 5, और यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगा 10⁻6, तो ये तुम्हारा 1/3 इंटू 10 इंटू 10⁻5 यानी कि 3.3। वेरी गुड, 10⁻5। ठीक है, शाबाश। So this is the maximum number of nuclei of Z that will be created. Okay? तो ये तुम्हारा पैरेलल रिएक्शन क्या होता है। अब एक बनता है तुम्हारा सीरीज डीके। तो इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा x कन्वर्ट होगा y में, फिर y कन्वर्ट हो रहा है z में। ओके, डी के कॉन्स्टेंट इसका λ1 है, इसका λ2। ओके, तो यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा, dx/dt तुम्हारा माइनस λ1x होगा। ओके, और dz/dt कितना होगा, z कितने क्रिएट होंगे जितना y डीके होगा, तो होगा तुम्हारा प्लस λ2 y। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि जितना x डीके होगा उतना y क्रिएट होगा, और जितना z क्रिएट होगा उतना y डीके होगा। तो मैं dy को लिख सकता हूं dz माइनस सॉरी dx माइनस dz। x डीके होंगे तो y क्रिएट होंगे। ओके, तो सॉरी यहाँ पे मैं एक्चुअली माइनस साइन लगाना चाहिए, तो इसके पास प्लस आएगा क्योंकि तुम्हारा dx नेगेटिव है। dx नेगेटिव तो जितना तुम्हारा dx डीके हो रहा है उतना y क्रिएट होगा, और dz तुम्हारा पॉजिटिव है, तो जितना dz क्रिएट होगा, इसके बाद भी माइनस साइन आएगा, दोनों के पास माइनस आएगा। सॉरी, जितना z क्रिएट होगा उतना y कम होगा, और जितना x डीके होगा उतना y क्रिएट होगा, तो dy इक्वल टू माइनस ऑफ dx माइनस ऑफ dz। ठीक है, ये बनेगा। तो डिवाइड बाय हम कर देंगे dt, राइट। तो मुझे मिलेगा dy/dt इक्वल टू dx/dt तुम्हारा माइनस λ1x है, तो मिलेगा तुमको λ1x माइनस λ2y। ये हो गया तुम्हारा, ये नोट कर लो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा सीरीज वाला। अभी तुम्हारा y मैक्सिमम कब होगा, वो एक क्वेश्चन बनता है। y इज मैक्सिमम व्हेन dy/dt तुम्हारा 0 हो जाए, मतलब λ1x माइनस λ2y 0 हो जाए। तो यहाँ तो क्या बोला, λ1। तो ये कंडीशन एक पूछी जाती है कि y तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा। ओके, तो ये कंडीशन, देखो इनिशियली तुम्हारे पास y कुछ भी नहीं था, z भी कुछ नहीं था, सिर्फ x था। तो x डीके होगा तुम्हारा y में, तो तुम्हारा y क्रिएट होना शुरू होगा। अब y क्रिएट हुआ है तो y डीके होना भी शुरू करेगा, लेकिन पहले क्रिएशन ऑफ y इज मोर देन डीके ऑफ y, तो तुम्हारा y इंक्रीज करता जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा कि जितना y क्रिएट हो रहा है उतना y डीके भी हो रहा है ना, तो उस समय y की वैल्यू मैक्सिमम। फिर क्या होगा, x इतने कम हो गए कि वो ज्यादा y क्रिएट नहीं कर पा रहा, लेकिन y तुम्हारा डीके हो रहा है अच्छे से, तो फिर तुम्हारा डीके बढ़ गया, क्रिएशन कम हो गया, तो फिर y जो है वो फिर से गिरने लगेगा। तो बीच में एक पॉइंट पे y तुम्हारा मैक्सिमम होता है, उस समय dy/dt 0 होगा। ठीक है, ये नोट कर लो।
ओके, तो अपना चेन रिएक्शन अभी हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी इन रेडियो। देखो प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा सिंपल कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी का तुम्हारा फॉर्मूला क्या होता है? लाइक इवेंट, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स, यही फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, यही चीज हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो अगर हमारे पास सपोज करो x कन्वर्ट हो रहा है y में, d के कांस्टेंट उसका लैम्डा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, या पहले लिख लेते हैं इन टाइम t तुम्हारा क्या होगा, तो इन टाइम t तुम्हारा x कितना हो जाएगा, x नॉट e पावर माइनस लैम्डा t, है ना। राइट, तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी क्या है कि सॉरी, हाँ, इतने न्यूक्लिया बचे हैं इन टाइम टी, सर्वाइव्ड कितने हो गए, सर्वाइव्ड न्यूक्लिया कितने होंगे, एक्स होगा, तो न्यूक्लियर डीके कितने हो गए, वो तुम्हारा एक्स नॉट माइनस एक्स, यानी कि एक्स नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इन टाइम टी कितना होगा, एक न्यूक्लियस तुम्हारा टी टाइम तक सर्वाइव करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, तो होगा तुम्हारा फेवरेबल अपॉन टोटल, तो फेवरेबल कितना है तुम्हारा एक्स नॉट माइनस एक्स, सॉरी ये तो डी हो गया, फेवरेबल कितना है तुम्हारा एक्स डिवाइड बाय टोटल कितना हो गया एक्स, यानी कि ई पावर माइनस लैम्डा टी। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके इन टाइम टी कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो डीके कितने हुए एक्स नॉट माइनस एक्स बाय टोटल केसेस कितने हैं एक्स नॉट, तो तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस ई पावर माइनस लैम्डा। ओके, आया समझ में, ये नोट कर लो। कौन सा वापस बताऊं, पूरा देखो दोबारा समझो। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन तो यही है ना तुम्हारा, लाइक इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स, क्रिएशन ऑफ जेड वाला, ये वाला। ओके, देखो विनाश, ऐसे तुम बड़ा बीच में माइक ऑन करके बोल सकती हो, नहीं तो ना वो जनरल चैट में डालो, चैट टू एवरीवन में डालो, क्योंकि ये पर्सनल चैट में मुझे वहाँ पे बार बार स्लाइड करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चैट टू एवरीवन करो। तो x कन्वर्ट हो रहा है तुम्हारा y में, y कन्वर्ट हो रहा है z में। ठीक है, इसको तुम कैसे बोल सकते हो कि जैसे सपोज करो कि ठीक है, सिंपल z का क्रिएशन ये तुम पूछ लो ना कितना कैसे होगा। देखो y के हमारे पास कितने न्यूक्लिया हैं,
स्मॉल है ना। तो y जब डीके होगा तो डीके कैसे होगा, रेडियो एक्टिविटी कितनी होगी y की, लैम्डा 2 इंटू नंबर ऑफ y। ये इतना क्लियर है पहले कि रेडियो एक्टिविटी तुम्हारी कितनी होगी, लैम्डा 2 नंबर ऑफ y। अब रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या, कि कितने y डीके हो रहे हैं, तो इतने y डीके हो रहे हैं एवरी सेकेंड। ओके, तो जितना y डीके होगा उतना z क्रिएट होगा क्या, राइट। तो जितनी y की एक्टिविटी है वही, जितना y का एक्टिविटी है वही तुम्हारा z का क्रिएशन भी होगा, तो dz बाई dt तुम्हारा लैम्डा 2y होगा। क्लियर है ये। और क्या डाउट था इसमें, ये डाउट था क्या बस कि z कैसे क्रिएट हुआ, बाकी पूरा क्लियर है कि जितना z क्रिएट होगा तो उतना y तुम्हारा डीके होगा, है ना। जितना z क्रिएट हो रहा है उतना y डीके हो रहा है, तो जैसे तुम्हारा dy इक्वल टू माइनस डी, राइट। और dx खुद नेगेटिव है, dx खुद नेगेटिव है। ओके, तो जितना माइनस dx तुम्हारा यानी कि उतने dx उतने तुम्हारे x डीके हो गए, तो उतना y क्रिएट हुआ, तो तुम्हारा यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, राइट। अभी तुम्हारा प्रोबेबिलिटी आ गया, प्रोबेबिलिटी हमने समझ लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल और प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके। तो लाइक इवेंट्स बाय टोटल इवेंट्स, बस यही हमें करते जाना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन बताओ, रेडियो एक्टिव सैंपल has half in a radioactive sample. What is the probability that a nucleus will not decay for 2 half lives? सॉल्व करो इसको, मैं आया 1 मिनट में। क्या देखते हैं, 0.75 बोल रही है ना। तो 2 हाफ लाइफ में डीके कितने होंगे और नॉट डीके कितने होंगे। सपोज को तुम्हारे पास एक्स नॉट थे, तो एक हाफ लाइफ के बाद तुम्हारे पास कितने बचेंगे, एक्स नॉट बाई 2। 2 हाफ लाइफ के बाद तुम्हारे पास कितने बचेंगे, और आधे एक्स नॉट बाई 4। तो इतने सर्वाइव किए, इतने न्यूक्लियर डीके नहीं हुए, और हमें पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डीके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डीके क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइव, है ना। यानी कि सर्वाइव कितने किए तुम्हारे एक्स नॉट बाई 4, और ओरिजिनल हमारे पास कितने थे, एक्स नॉट थे, तो कितना हो तुम्हारा 0.25। ठीक है, तुमने जो 0.75 निकाली वो प्रोबेबिलिटी ऑफ डीके थी। ओके, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, सीईटी में इजीली पूछ सकते हैं, जेई में तो पूछते ही हैं, सीईटी में भी इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, आई गेस इसको और कोई क्वेश्चन तो है नहीं एज सच। एक अच्छा क्वेश्चन ये रखो। तो ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव सैंपल का। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन,
अब क्वेश्चन ऐसे करते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट a nucleus in a radioactive sample will decay between second and third half life. बताओ ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के 0.875 answer. Let's see. Probability that the nucleus will decay between second and third half life. अब देखो 2 हाफ लाइफ के बाद हमारे पास अगर मेरे पास इनिशियल एक्स नॉट था तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ मेरे पास कितने न्यूक्लियर बचे एक्स नॉट बाय 4 आफ्टर 3 हाफ लाइफ कितना होगा मेरे पास एक्स नॉट बाय 8 होगा हो ना तो सेकंड और थर्ड हाफ लाइफ के बीच में कितने न्यूक्लियर डीके होंगे ऐसा लिख लेते हैं हम ये 0 टी हाफ 2 टी हाफ 3 टी हाफ तो मेरे पास यहाँ पे एक्स नॉट थे एक्स नॉट बाय 2 बचे सॉरी फिर एक्स नॉट बाय 4 बचे फिर एक्स नॉट बाय 8 बचे तो ये जो टाइम इंटरवल है इसमें कितने डीके हुए नंबर ऑफ डीके बिटवीन सेकंड एंड थर्ड हाफ लाइफ ये तुम्हारी फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई तो ये जो है गैप इसमें कितने डीके हुए तुम्हारे इसमें वो तुम्हारे एक्स नॉट बाय 4 माइनस एक्स नॉट बाय 8 यानी कि एक्स नॉट बाय 8 डीके होंगे इस हाफ लाइफ के लिमिट में तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पास कितनी आ गई एक्स नॉट बाय 8 डिवाइड बाय टोटल तो यानी कि 1/8 आ जाएगा क्लियर हुआ है ना तो तुम्हारा 0.125 अगेन तुमने उल्टा निकाल लिया 0.875 है ना तो ये बेसिक क्वेश्चन होगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी की यही सब आता है ओके मतलब ये जो मैंने सेकंड क्वेश्चन करा ये एक्चुअली तुम जेई लेवल में काउंट कर सकती हो ठीक ये पहला वाला क्वेश्चन तुम्हारा सीईटी लेवल पे होगा तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई खत्म तो क्या आता है तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन में आई थिंक कॉपी किया राइट तो ये क्वेश्चन करो ये अच्छा क्वेश्चन था
ये पहले क्वेश्चन करो फिर अपन और आगे डिस्कस करो। ये ऑप्शन आ रहा है after 300 days activity of radioactive sample is 5000 dps, the activity becomes 2500 dps after another 150 days। ठीक है, इनिशियल एक्टिविटी ऑफ द सैंपल इज व्हाट। तो देखो उसकी एक्टिविटी 5000 थी और 150 डेज के और उसकी 2500 हो रही है, यानी कि आधी हो रही है। ओके, तो तुम्हारा हाफ लाइफ कितनी हो गई? 150 डेज हो गई। ओके, हाफ लाइफ होगी तुम्हारी 150 डेज, राइट। तो यानी कि 300 डेज मतलब 2 हाफ लाइफ के बाद। ओके, सो t इक्वल टू 300 मतलब आफ्टर 2 हाफ लाइफ, राइट। तो तुम्हारा वो एक्टिविटी कितनी है? 5000 कितनी होगी तुम्हारी? इनिशियल एक्टिविटी आर नॉट डिवाइडेड बाय 4 होगी। ओके, 5000 से 2500 जा रहे हो तुम 150 डेज में, तुम्हारी हाफ लाइफ 150 डेज। ओके, तो 300 डेज के बाद तुम्हारी एक्टिविटी 5000 थी, तो 300 डेज कितना हुआ? 2 हाफ लाइफ। तो 2 हाफ लाइफ के बाद 5000 थी, तो इनिशियल एक्टिविटी कितनी होगी वो निकालना है। आर नॉट बाय 4 5000, तो आर नॉट हमें मिल गया 20000 मिल जाएगा, तो ऑप्शन ठीक है। अभी तुम्हारा जाते हैं थोड़ा एनसीईआरटी में, राइट। तो एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन देखो। एक तो क्वेश्चन ये बनता है तुम्हारा जो अल्फा डी के मैंने पढ़ाया है, राइट। तो अल्फा डी के में यहाँ पे तुम ये सेक्शन देखो, ये वाला सेक्शन, दिस एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे बोल सकते हैं राइट फॉर्मूला फॉर अल्फा डी के। क्वेश्चन बन के आ सकता है राइट फॉर्मूला फॉर एनर्जी रिलीज इन अल्फा डी के। कैसे करोगे? बहुत आसान है। तुम्हारा अल्फा डी के लिख लोगे कि x कन्वर्ट्स टू y प्लस अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम लिखेंगे, हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज तुम्हारी क्यू वैल्यू कितनी होगी? एनर्जी रिलीज इक्वल टू क्यू। तो क्यू तुम्हारा कितना आएगा? मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस मास ऑफ हीलियम इंटू सी स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर होगा। दैट्स इट। ओके, यहाँ पे बस लिखना दिस एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन y एंड अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ये जो एनर्जी को तुम्हारी y और अल्फा पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। समझ में? ये तुम्हारा मैंने इसलिए बताया कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन बन के आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके, फिर बीटा डी के में ऐसा कुछ भी नहीं है एनर्जी का। गामा डी के तो मैं तुमको डायग्राम दिखा चुका हूँ। फिर तुम्हारा लास्ट में आता है न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी मैंने बताया था, ये नोट करके जाते हैं, बंदा में पढ़ते जाएंगे। सिंपल है, वी कैन हार्नेस न्यूक्लियर एनर्जी थ्रू फिजन और फ्यूजन। ओके, तो
पता बताया था फिजन और फ्यूजन कब होता है, जो एकदम हैवी न्यूक्लियर होते हैं जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, वो फिजन करते हैं। ओके, फिजन करके बड़ा न्यूक्लियर छोटे न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है। और फ्यूजन क्या होता है, तुम्हारा छोटा न्यूक्लियस, यानी कि जैसे हाइड्रोजन हो गया वो कंबाइन होके हैवियर न्यूक्लियस बनाते हैं। राइट, तो वो फ्यूजन हो गया तो उससे एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं। तो फिजन रिएक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। वी आर ऑलरेडी यूजिंग फिजन रिएक्टर्स। ओके, हम ऑलरेडी फिजन रिएक्टर यूज कर रहे हैं। और जो फ्यूजन रिएक्टर है वो अभी भी उतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया है। वी डोंट हैव इनफ कंट्रोल ओवर फ्यूजन रिएक्टर्स। ओके, तो इसलिए वो भी कमर्शियली हम उसकी एनर्जी यूज नहीं करते। राइट, लेकिन फ्यूजन तुम्हारा सन में होता है। फ्यूजन हैपन्स इन सन। ओके, एंड वी रिसीव द एनर्जी। राइट, अब एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है कि फ्यूजन और फ्यूजन का अगर अपन एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करें। राइट, तो मैं यहाँ पे लिखूं फ्यूजन और फ्यूजन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो क्या क्या आते हैं। पहले तुम्हारा बेसिक डिफरेंस क्या हो गया। ओके, स्मॉलर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हेवियर न्यूक्लियस ब्रेक्स splits into smaller nuclei। ठीक है, अब ये तो था तुम्हारा फर्स्ट डिफरेंस था फ्यूजन और फ्यूजन का फर्क क्या होता है। ओके, लेकिन तुम्हें एक और होगा, बाय प्रोडक्ट्स may not be रेडियो एक्टिव। ओके, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं, प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स जो भी बोल दो, आर रेडियो एक्टिव एंड हेंस हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, ये एक मेजर डिफरेंस है जो तुमको हमेशा नोट करना होता है। फ्यूजन में जैसे हम बात करें तो हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है तुम्हारा हीलियम में। अब हीलियम तो तुम्हारा वैसे एक नियॉन गैस है, कोई मतलब सिंपल सी गैस है, उसमें रेडियो एक्टिविटी भी नहीं होती है, तो हीलियम इज नॉट हार्मफुल। ओके, लेकिन जब तुम्हारे फ्यूजन रिएक्टर्स की बात करें तो जो तुम्हारा यूरेनियम है वो डीके हो रहा है, जो छोटे न्यूक्लियर में डीके हो रहा है, तो छोटे न्यूक्लियर भी तुम्हारे रेडियो एक्टिव होते हैं और रेडियो एक्टिविटी उनकी चलती रहती है। तो इसलिए तुम्हारा फ्यूजन रिएक्टर का जो प्रोडक्ट है उसको हमें, ओके, क्या करना होता है, उसको हमें कंट्रोल, मतलब एक पूरे मोटे से सीमेंट के ब्लॉक में कवर करके उसको हम मतलब ट्रैश में डालते हैं। ट्रैश में भी नहीं डालते हैं उसको, हम मतलब सेफ जगह पे रखते हैं जहाँ पे कोई लोग आसपास के जाते नहीं है, जहाँ पे कोई वाइल्ड लाइफ नहीं है, प्लांट्स नहीं है, वैसी जगह पे। ओके, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, इजियर टू ट्रैश दी बाय प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर के अंदर बाय प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव and hence are stored in thick concrete blocks in secluded places। ठीक है, और तुम्हारी बात करें अगर नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, तो नेक्स्ट डिफरेंस तुम्हारा आता है, ये अभी डिफिकल्ट टू कंट्रोल है, दिस इज इजियर टू कंट्रोल। ओके, इसे तो हमने इसका बनाया हुआ है। राइट, फ्यूजन रिएक्टर्स हमारे पास है, फ्यूजन रिएक्टर्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि फ्यूजन रिएक्टर्स आर इजियर टू कंट्रोल। राइट, ओके,
और तुम्हारा क्या आता है कि ठीक है, ये मेन डिफरेंस है। और कुछ क्या आता है, और कुछ याद आएगा तो बता दूंगा कभी। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है जो नोट कर लेना। और एक एग्जांपल लिख लेना तुम, एग्जांपल लेकिन बाद में लिख लेना। ठीक है, तो ये था फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस बेसिक। अब मैं यहाँ पे तुमको दिखा दूँ तो फिजन के जो है रिएक्शन कैसे होते हैं, यहाँ पे तुमको दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हारा जो यूरेनियम 235 है उसका जो फिजन होता है, ओके, यूरेनियम 235 को जो हम यूज करते हैं फिजन रिएक्शन में, वो 3 टाइप के रिएक्शन कर सकता है। एक, न्यूट्रॉन आके यूरेनियम 235 से कोलाइड किया तो पहले वो यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होगा, फिर वहां से देखो 3 इक्वेशन दिख रही है, या तो तुम्हारा बेरियम प्लस क्रिप्टॉन बनेगा, या तो टिन प्लस नियोबियम बनेगा, या तो फिर जेनॉन प्लस स्ट्रोंशियम बनेगा। तो ये 3 रिएक्शन पॉसिबल हैं यहाँ पे, और ये सिर्फ 3 प्राइमरी रिएक्शन है जो होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा रिएक्शन होगा हमें नहीं पता रहता है। ओके, तो पहले रिएक्शन में तुम्हारे 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं बाय प्रोडक्ट, दूसरे रिएक्शन में 4 न्यूट्रॉन निकलते हैं, और तीसरे रिएक्शन में निकलते हैं, एक सेकंड को, इसको हम copy। ठीक है, तो फिजन का हमारे पास एक 3 रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। कोई तुमको एक तो याद रखना ही, एटलीस्ट कोई एक रिएक्शन तुमको याद रखना पड़ेगा फिजन का। ओके, यहाँ पे तुम देखो 3 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, यहाँ पे 4 न्यूट्रॉन बन रहे हैं, यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन बन रहे हैं। ओके, दूसरी चीज, एक न्यूट्रॉन पहले यूरेनियम 235 के साथ कंबाइन होके यूरेनियम 236 बना रहा है, फिर वो जाके तुम्हारे ये प्रोडक्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। ओके, तो ये यहाँ पे भी देखो सेम प्रोसेस है, न्यूट्रॉन कंबाइन हुआ यूरेनियम 235 के साथ, वो कन्वर्ट हुआ 236 में, वहां से 2 प्रोडक्ट बने। यहाँ पे वो चीज नहीं लिखी, बट ठीक है, यहाँ पे भी होता ही होगा। ओके, तो ये तुम्हारा फिजन प्रोसेस है। तो फिजन प्रोसेस को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे नहीं मेंशन किया क्या, नहीं मेंशन किया यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें तुम्हारा जो यूज होता है लिक्विड ड्रॉप मॉडल यूज होता है। लिक्विड ड्रॉप मॉडल पूछ सकते हैं क्या होता है, ये तुम्हारा प्योरली बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। तो कैसे लिखोगे कि जैसे तुम्हारा हैवियर न्यूक्लियाई, हैवियर न्यूक्लियस when splitting into smaller nuclei can be imagined to follow liquid drop model. ओके, तो तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप मॉडल कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, पहले तुम्हारा जो ओरिजिनल न्यूक्लियस है उसको तुम ये मान सकते हो ये तुम्हारा ओरिजिनल न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जब उसको स्प्लिट होना है तो पहले उसका एनर्जी लेवल इंक्रीज होता है, जिसमें वो ऐसे 2 ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपस में अभी भी कनेक्टेड है। ये 2 ड्रॉप्स आपस में अभी भी कनेक्टेड हैं लेकिन स्प्लिट हो रहे हैं, और जैसे ही वो स्प्लिट हो जाएंगे तो सडनली एनर्जी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है उस न्यूक्लियस की। पहले इसका इनिशियल न्यूक्लियस का एनर्जी लेवल ये था, फिर वो स्प्लिट हो रहा है तुम्हारा लिक्विड ड्रॉप है ना, और फाइनली वो 2 छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका नाम है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। क्योंकि तुम्हारा एक बड़ा ड्रॉप जब 2 छोटे ड्रॉप में स्प्लिट होता है तो बीच में वो ऐसे स्टेज में रहता है ड्रॉप। ओके, पहले बड़ा ड्रॉप है, फिर वो ऐसे स्प्लिट होने वाला है और स्प्लिट होकर 2 छोटे ड्रॉप बन गया। सो दिस इज योर लिक्विड ड्रॉप मॉडल।
तो ये इनिशियल एनर्जी लेवल है। फिर इस स्टेज में तुम्हारे ड्रॉप का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, यानी कि न्यूक्लियस का एनर्जी ज्यादा होगा। और फाइनली जब वो छोटे ड्रॉप्स में स्प्लिट होगा, छोटे न्यूक्लियर में स्प्लिट होगा, तो सडनली इतना एनर्जी ड्रॉप आएगा। तो पहले उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना है, फिर रिलीज करना है। तो नेट एनर्जी रिलीज इसके बराबर होगा। दिस इज योर लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ओके, क्लियर? फिर तुम्हारा चेन रिएक्शन समझते हैं हम क्या होगा। चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन क्या होता है, ये तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि जब तुम्हारा 1 न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम 235 जब कंबाइन होता है, तो उससे 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। करेक्ट? एक यूरेनियम के रिएक्शन से 3 न्यूट्रॉन तुम्हारे और निकले। ये हमने अभी एक रिएक्शन देखा था, वही वाला है। ये जो रिएक्शन पहला वाला, इसमें 3 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। ओके, तो एक रिएक्शन में तुम्हारे 3 न्यूट्रॉन निकले। अब ये जो न्यूट्रॉन है तुम्हारा कंबाइन होगा एक और यूरेनियम 235 के साथ। ओके, ये दूसरे के साथ कंबाइन होगा, ये तीसरे के साथ कंबाइन होगा। तो यहां से मेरे पास फिर 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। तो मेरे पास पहले एक न्यूट्रॉन था, उससे 3 क्रिएट हुए, उससे फिर 9 क्रिएट हुए। फिर आगे क्या आ जाएगा तुम्हारा, 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, फिर 27 इंटू 3 81 हो जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन जो तुम्हारा एकदम से सडनली बहुत ज्यादा एक्सपांड होने लगता है। सिर्फ एक न्यूक्लियस के रिएक्शन स्टार्ट करने से सडनली बहुत सारे न्यूक्लियस रिएक्शन करने लगेंगे। ओके, और वो बहुत ज्यादा एक्सपांशन होने लगता है। तो स्टार्टिंग just one nuclear reaction suddenly expands into several nuclear reactions through a chain. Okay, where product of one reaction initiates one nuclear reaction initiates another nuclear reaction. ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ, उससे जो प्रोडक्ट निकला वो अगला न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करेगा, उससे जो प्रोडक्ट निकलेंगे वो फिर आगे अगला न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चेन रिएक्शन। ओके, एक न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोडक्ट से दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो रहा है, दैट इज योर चेन रिएक्शन। ठीक है, तुम्हारी मेन तो इतनी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, एक न्यूक्लियर रिएक्शन के प्रोडक्ट से दूसरा न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है, दैट इज योर चेन रिएक्शन। अब इसमें अगेन तुम्हारे दो टाइप आते हैं। कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होगा, कंट्रोल चेन रिएक्शन तुम क्या करोगे कि तुम्हारा जो 1 न्यूट्रॉन है प्लस यूरेनियम 235 कंबाइन हुआ, तो 3 न्यूट्रॉन निकले मेरे पास। ठीक है, नहीं ये एक मिनट रोकते वैसा नहीं होता है। अब इसको मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा या ब्लॉक कर दूंगा, एब्जॉर्ब बाय ग्रेफाइट कर देते हैं। ओके, और इसको भी हमने कर दिया एब्जॉर्ब बाय ग्रेफाइट। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे पास अब एक न्यूट्रॉन बचा। अब ये तुम्हारा कंबाइन होगा एक और यूरेनियम 235 से, तो फिर मेरे पास 3 न्यूट्रॉन निकले। ओके, तो अगेन मैंने इसको एब्जॉर्ब करवा दिया, इसको भी एब्जॉर्ब करवा दिया, और इसको मैंने जाने दिया एक और यूरेनियम 235 के पास। फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो उनको मैं एब्जॉर्ब करवा दूंगा। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल कर रहे हैं। यू आर कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स in controlled chain reaction. Okay, so
in controlled reaction we control the number of projectiles that can initiate another nuclear reaction. आया समझ में? तुमको क्या चाहिए कि न्यूक्लियर रिएक्शन चलते रहना चाहिए, ओके, लेकिन वो कंट्रोल के बाहर नहीं जाए। अब देखो तुम्हारा पहले स्टेज में 3 बने, दूसरे स्टेज में 9 न्यूट्रॉन्स बन रहे थे, है ना? पहले एक था, फिर 3 हो गए, फिर 3 के 9 हो गए, फिर 9 के 27, फिर 27 के 81। तो न्यूक्लियर रिएक्शन सडनली बहुत ज्यादा एक्सपांड होगा और फिर एक एक्सप्लोजन होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन चलता रहे लेकिन कंट्रोल में, एनर्जी बहुत ज्यादा भी नहीं बने, बहुत कम भी नहीं बने। तो मैंने क्या किया, 3 में से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करवा दिए। तो ये एक न्यूट्रॉन जाके यूरेनियम 235 से टकराएगा, फिर 2 न्यूट्रॉन निकले, मैंने इनको एब्जॉर्ब कर दिया और एक न्यूट्रॉन को मैंने चलने दिया। तो मेरा रिएक्शन जो है, चेन रिएक्शन मेरा चलता रहेगा, तो मुझे एनर्जी कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। मुझे रिएक्शन को रोकना नहीं है, चलाना है, लेकिन कंट्रोल में। तो कंट्रोल में कैसे चलेगा? जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल है, यानी कि जो न्यूट्रॉन है, उसको मैं कंट्रोल करूंगा कि एक बार में कितने प्रोजेक्टाइल रहने चाहिए, ठीक है? और अनकंट्रोल्ड क्या होगा? अनकंट्रोल्ड में क्या आएगा? वी डोंट absorb the projectiles, okay, so that the nuclear reaction expands exponentially, okay. This could lead to an explosion, ठीक है? न्यूक्लियर बॉम्ब देखे हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब्स कैरी आउट अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, ठीक है? न्यूक्लियर बॉम्ब्स में अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है। क्लियर है ये? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, राइट? तो अभी तुम्हारा थोड़ा बहुत और बच्चा है पढ़ने को, ब्रेक ले लो पहले, ब्रेक के बाद करो, ठीक है? तो हमने चेन रिएक्शन पढ़ लिया, अभी तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर समझेंगे, ठीक है? हाँ, तुम्हारा एक और फैक्टर है, ये चेन रिएक्शन का एक और फैक्टर आता है तुम्हारा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, ओके? तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होता है? ओके, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तुम्हारा क्या होता है? यहाँ पे जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्शन है और ये सेकंड जनरेशन है। तो सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? रेशियो 3, है ना? अब यहाँ से तुम्हारे पास कितने न्यूट्रॉन्स निकले? 9। तो 9 न्यूक्लियर रिएक्शन होंगे, तो 9 डिवाइड बाय 3 कितना होगा तुम्हारा? अगेन 3 मिला, तो यही तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, ओके? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तुम्हारा क्या होता है कि रेशियो, ओके, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन in next generation to that of previous generation, ओके? यानी कि तुम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को सिंबल देते हैं हम के को तुम क्या लिख सकते हो?
number of reaction in subsequent generation या next generation divided by number of reaction in previous generation। तो जैसे हमारा यहाँ पे हो गया कि न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम 235 कंबाइन हुआ है ना, तो यहाँ से मुझे कितने न्यूट्रॉन मिले, 3 न्यूट्रॉन मिले। फिर अगेन प्लस यूरेनियम 235 हुआ, तो यहाँ से मुझे कितने मिले, 9 न्यूट्रॉन मिले, है ना। लेकिन मेरे पास 9 न्यूट्रॉन आ गए। तो तुम्हारा मैं इसको बोलूंगा दिस इज योर फर्स्ट जेन, देन दिस इज योर सेकंड जेन, ओके। और फाइनली यहाँ पे तुम्हारा थर्ड जेन हो जाएगा, ओके। यहाँ पे तुम्हारा थर्ड जेन में अगेन कितने हो गए, प्लस यूरेनियम करूंगा, प्लस यूरेनियम प्लस यूरेनियम प्लस यूरेनियम, ये चलता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 9 रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 1 हो रहा है, ओके। तो तुम्हारा सेकंड जेन डिवाइड बाय फर्स्ट जेन अगर मैं करूं तो उसमें के कितना मिलेगा मुझे, 3/1 यानी कि 3 मिला। अगर मैं थर्ड जेन डिवाइड बाय सेकंड जेन करता हूं तो के कितना मिलेगा मुझे, यहाँ पे थर्ड जेन में 9 हुए, सेकंड जेन में 3 हुए, तो 9/3 यानी कि मुझे अगेन 3 मिला। तो ये तुम्हारा हुआ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यानी कि हर सब्सिक्वेंट चेन रिएक्शन में, ये तुम्हारा फर्स्ट था, फिर उसके बाद जो चेन रिएक्शन हुआ वहां पे कितना मल्टीपल ऐड होगा, फिर अगेन कितना तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तो हर जनरेशन के बाद तुम्हें रिएक्शन को कितने से मल्टीप्लाई करना है ताकि उस जनरेशन का हमको रिएक्शन मिले, तो वही होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो अब सीधी सी बात है, अगर तुम्हारा के ग्रेटर देन 1 है तो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, ओके। अगर के इक्वल टू 1 है तो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रिएक्शन, ठीक है। एक सुपर क्रिटिकल टर्म भी होती है, वेट, ये अनकंट्रोल्ड को ही सुपर क्रिटिकल बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड को ही हम सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, समझो ध्यान से, ठीक है। के ग्रेटर देन 1 होगा तो तुम्हारा अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा सुपर क्रिटिकल, यानी कि उस केस में तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्टर आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा और वो एक्सप्लोजन करेगा, एक्सप्लोजन कर जाएगा, ओके। के इक्वल टू 1 पे क्रिटिकल हो गया, ओके। के इक्वल टू 1 पे क्या हो गया, क्रिटिकल हो गया, ठीक। तो if k greater than 1, nuclear reactor can explode just like in case of Chernobyl disaster। ये चर्नोबिल नाम से एक सीरीज भी है नेटफ्लिक्स पे, के साइड पे, बढ़िया सीरीज है, देखना, मतलब अभी नहीं, एग्जाम खत्म होने के बाद देखना, बहुत बढ़िया सीरीज, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर पे बेस्ड है। और जो उसका द स्केल ऑफ डिजास्टर था उस सीरीज में पूरा दिखाया है। मतलब ये न्यूक्लियर डिजास्टर तुम्हारा हुआ था रशिया के चेर्नोबिल में, ओके। उस समय रशिया नहीं था, उस समय सोवियत यूनियन था, तो सोवियत यूनियन के चेर्नोबिल में डिजास्टर हुआ, और वो डिजास्टर का स्केल इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा वहां से डेबरी निकला बाहर कि आसपास में, यानी कि सीधे बगल के कॉन्टिनेंट में, है ना, तुम्हारा ये यूरोप हो गया, मतलब वहाँ पे इंग्लैंड वगैरह सब जगह जाके वो डिजास्टर, वो डेबरी जाके गिरा है जर्मनी तक, इतना दूर तक उसका नुकसान पहुंचा था। और चेर्नोबिल के आसपास में जो भी तुम्हारे बर्ड्स थे, सब बर्ड मर गए, एनिमल्स मरने लगे, लोग तो मरे ही थे खूब ज्यादा, है ना। अच्छा खासा इसमें डिजास्टर हुआ था। और आज भी टिल डेट वहां पे न्यूक्लियर रेडिएशन बहुत ज्यादा है, टिल डेट यहाँ पे न्यूक्लियर रेडिएशन इतना ज्यादा है कि इंसान वहां पे नहीं जा सकता। जो लोग जाते हैं दे वियर स्पेशल सूट टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द डिजास्टर, ओके। तो बहुत खराब चीज है, इसलिए मैंने बताया था तुमको कि वो डिफरेंस बिटवीन फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शन। तो फिजन रिएक्शन तुम्हारा उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा खराब होता है, अगर तुमने उनको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया, प्रॉपर्ली नहीं रखा, तो एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को बहुत ज्यादा हार्म करेंगे, ओके। तो इसका हम कोई
बता नहीं सकते कितना कॉस्ट जा सकता है। और एक इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेरनोबिल डिजास्टर के बाद ही हमारे सोवियत यूनियन है उसका फिर वो ब्रेकिंग शुरू हो गया था, स्प्लिट हो गया था। एनीवेज, ठीक, तो ये बेसिक है। फिर हम अभी न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? तो देखो, ये तुम्हारा मेन रिएक्टर कोर है। रिएक्टर कोर मतलब क्या? यहाँ पे तुम्हारी न्यूक्लियर फ्यूल रखी हुई है। ओके, रिएक्टर कोर के अंदर तुम्हारी न्यूक्लियर फ्यूल रखी हुई है। ओके, पहले एक आउटलाइन समझो। तो रिएक्टर कोर से तुम्हारा हीट जनरेशन होगा। ओके, ध्यान से समझते जाओ। हीट जनरेटेड इन रिएक्टर कोर, ये हीट को हमें बाहर ले जाना है। सबसे देखो, तुम्हारे पानी का पंप आएगा, जो पंप अंदर जा रहा है और हीट एब्जॉर्ब करके गर्म पानी बाहर निकलेगा। ठीक है, ये जो तुम्हारी एक कूलिंग लाइन है, ये तुम्हारी क्या है? कूलिंग लाइन है। ये कूलिंग लाइन, यहाँ से ठंडा पानी अंदर जाता है, गर्म पानी बाहर निकलता है, तो कंटिन्यूसली हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इसको हम बोल सकते हैं कूलिंग लाइन। ओके, तो कूलिंग लाइन एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम कोर, रिएक्टर कोर से कूलिंग लाइन हीट एब्जॉर्ब करेगी। अब ये जो गर्म पानी यहाँ पे गया, तो इस टैंक में जो तुम्हारे यहाँ पे पानी है, उस पानी को वो बॉयल करेगा। यानी कि तुम्हारी पानी की एक लाइन ये है, और इस लाइन से जो पानी जा रहा है वो इस टैंक में दूसरे पानी को बॉयल करेगा। तो वो दूसरा पानी तुम्हारा स्टीम में कन्वर्ट होके बाहर जाएगा। ओके, द कूलिंग लाइन passes through another tank, another tank where it boils water. ओके, स्टीम जनरेट होगी। स्टीम जनरेटेड is used to operate a turbine. टर्बाइन यानी कि बेसिकली एक मतलब पंप समझ लो, पंप को रिवर्स में चलाए तो टर्बाइन बोलते हैं। तो स्टीम यहाँ से जाएगी तो उसकी वजह से टर्बाइन घूमेगा। टर्बाइन घूमेगा तो उसकी वजह से यहाँ पे जनरेटर घूमेगा, फिर जनरेटर से तुम्हारा पावर जनरेट होगा। ओके, तो स्टीम फिर तुम्हारी टर्बाइन से पास निकल के यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर से वो स्टीम को ठंडा करके हम वापस से इधर भेज देंगे। ओके, तो तुम्हारी एक साइकिल यहाँ पर है कूलिंग लाइन, दूसरा साइकिल पानी का ये है। ओके, जो कि पानी ठंडा हो रहा है, फिर से स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट होकर टर्बाइन चलाएगा, टर्बाइन से चला के फिर ठंडा होकर नीचे आ जाएगा। ओके, फिर स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम से जाके राइट। और यहाँ पे एक और ये कूलेंट लाइन रखी हुई है, इसको तुम नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। ये बनाओ नहीं बनाओ चल जाता है, मेन अपने को इतने पार्ट से मतलब है। ओके, तो द टर्बाइन रन्स द जनरेटर। ठीक है, तो ये तुम्हारा बेसिक आइडिया पूरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का। अब इनसाइड रिएक्टर कोर हम समझेंगे क्या होता है। इनसाइड रिएक्टर कोर, लेट्स सी हमारे पास कुछ फोटोज मिलते हैं क्या। देखो,
ये तुम्हारा चेरनोबिल का जैसे है इस टाइप का। कुछ ज्यादा डिटेल हो गया ये। हम्म, चलो एक अपन सिंपल ओवरव्यू बनाते हैं। तो रिएक्टर कोर में तुम्हारा क्या होता है? ये तो तुम्हारे जो यूरेनियम रॉड्स हैं, ठीक है, ये है तुम्हारे यूरेनियम रॉड्स। ओके, इनके बीच में हम रखते हैं ग्रेफाइट रॉड्स। ओके, तो ये तुम्हारा क्या है? यूरेनियम और फ्यूल रॉड्स है। ये क्या है तुम्हारा? ग्रेफाइट और कंट्रोल रॉड्स। और फिर तुम्हारा होता है इसमें हेवी वाटर। ओके, तो हेवी वाटर का काम क्या है? वो होता है मॉडरेटर। ठीक है, तो तुम्हारे रिएक्टर कोर के तीन मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक यूरेनियम फ्यूल हो गया, दूसरा हो गया मॉडरेटर, तीसरा हो गया कंट्रोल रॉड। तीनों का काम क्या है समझो। फ्यूल का काम तो पता ही है, न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा, हीट जनरेट करेगा। ओके, फ्यूल का काम क्या है? अंडरगो न्यूक्लियर रिएक्शन एंड जनरेट एनर्जी। ठीक है, कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है? कंट्रोल रॉड्स का काम क्या है तुम्हारा? एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स। ओके, absorb excess neutrons and maintain the reactor to be critical. ओके, यानी कि k इक्वल टू तुम 1 रखो, ये होता है ना मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। ठीक है, तो बेसिकली क्या करे वो? एब्जॉर्ब 1 आउट ऑफ एवरी 3 न्यूट्रॉन। हर 3 में से एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करना है, ताकि तुम्हारा जो ये रिएक्शन है वो क्रिटिकल रह सके। k इक्वल टू 1, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 रखना है। मॉडरेटर का काम क्या है? स्लोज डाउन न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करेगा, है ना। मॉडरेटर तुम्हारा बेसिकली हैवी वाटर होता है। ओके, हैवी वाटर यानी कि D2O। हैवी वाटर क्या होता है तुम्हारा? D2O, डायड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना, हाइड्रोजन का जो तुम्हारा आइसोटोप होता है ड्यूटेरियम, वो। तो हैवी वाटर में से जब न्यूट्रॉन पास होंगे तो वो ऑब्वियसली वाटर मॉलिक्यूल से टकरा के स्लो डाउन हो जाते हैं। तो स्लो डाउन करने का रीजन क्या है? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैव less chance of initiating a nuclear reaction. So we need to slow them down. ओके, समझ में आया? फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स तुम्हारे
न्यूक्लियर रिएक्शन शायद नहीं करेंगे, इसलिए हमको उनको स्लो डाउन करने की जरूरत है, इसलिए हम मॉडरेटर यूज करते हैं। तो तुम्हारे 3 एलिमेंट्स हैं, फ्यूल रॉड, मॉडरेटर और कंट्रोल रॉड। कंट्रोल रॉड तुम्हारे न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। मॉडरेटर तुम्हारा क्या करेगा, न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करेगा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज समझो, मुझे अगर अपना रिएक्शन बंद करना है तो मैं ये कंट्रोल रॉड्स को और अंदर पुश करूंगा, रॉड्स के बीच में, ओके। टू स्लो डाउन reaction we push control rods further between fuel rods, okay, to speed up reaction we remove control rods। जितना कंट्रोल रॉड्स अंदर जाएंगे उतना तुम्हारा रिएक्शन स्लो डाउन होगा, जितना तुम रॉड्स को बाहर निकालोगे उतना तुम्हारा रिएक्शन स्पीड अप होगा, ओके। तो एक ऑप्टिमम लेवल होता है जहां पे तुम्हारा k इक्वल टू 1 रहेगा। ज्यादा कंट्रोल रॉड्स को अंदर डालोगे तो k तुम्हारा लेस देन 1 हो जाएगा, फिर स्लोली रिएक्शन बंद हो जाएगा। और तुमने उसको बहुत ज्यादा देर रखा तो रिएक्शन बंद हो जाएगा। अगर तुमने कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकाल दिया तो k तुम्हारा ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। बहुत ज्यादा देर बाहर रखा तो तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और वहां पे रिएक्टर तुम्हारा फट सकता है, एक्सप्लोजन हो सकता है, ओके। और वही एक्सप्लोजन तुम्हारा चेरनोबिल में हुआ था, उन्होंने वही गड़बड़ कर दी थी चेरनोबिल में, तो उन्होंने कंट्रोल रॉड्स जो है पूरी बाहर निकाल दी थी, ओके, इन चेरनोबिल। ये मैं तुमको सिर्फ एक फैक्टर बता रहा हूँ, ऑब्वियसली थोड़ी एक दो चीजें और थी, बट मेन फैक्टर तुम्हारे कंट्रोल रॉड का रहता है। इन चेरनोबिल डिजास्टर द कंट्रोल रॉड्स वर कंप्लीटली रिमूव्ड, which led to explosion, ठीक है। देखना सीरियल मस्त, राइट। सो दिस इज योर न्यूक्लियर रिएक्टर, फिजन रिएक्टर, ओके। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन तुम्हारा कैसे होता है, तो फ्यूजन में तुम्हारे पास ये 3 रिएक्शन है, ओके। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होगा, तुम्हारे 3 रिएक्शन होते हैं, मेरे को भी याद नहीं रहते इसलिए यहाँ से मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन मिलकर कंबाइन हो गए, एक न्यूट्रॉन बनाएंगे, फिर 2 न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम बनाएंगे, ये बेसिक आइडिया है, ओके। तो नोट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो निकलेगा जिसमें जनरेट होगी 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी, ओके। फिर 2 न्यूट्रॉन कंबाइन होकर तुम्हारा बनाएंगे हीलियम, लेकिन हीलियम भी कौन सा, हीलियम 3 आइसोटोप बनाएंगे, प्लस एक न्यूट्रॉन निकला प्लस 3.27 MeV एनर्जी। और फिर तुम्हारा एक और रिएक्शन होगा, ये कंबाइन होकर बन गए तुम्हारा क्या, ट्रिटॉन बन गए, ट्रिटियम, सॉरी ट्रिटियम प्लस रेगुलर हाइड्रोजन बना प्लस 4.03 MeV। तो ये रिएक्शन होता है तुम्हारा स्टार्स में, सन में और बाकी के स्टार्स में ये रिएक्शन होते हैं हाइड्रोजन के। तो ये तो भी तुम्हारे एक दो ही रिएक्शन है, ऑब्वियसली इसके अलावा तुम्हारे हीलियम कंबाइन होके कार्बन बना सकते हैं, कार्बन कंबाइन होके और कोई एलिमेंट बनाएगा। तो जो तुम्हारा जैसे अर्थ है, अर्थ में तुम देखोगे आयरन बहुत ज्यादा है, तो ये अर्थ में इतना ज्यादा आयरन आया कहाँ से, तो जैसे कोई स्टार होगा, वो स्टार में बहुत सारा न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, ओके।
फ्यूजन की वजह से उस स्टार में आयरन बना, मैग्नीशियम बना, ये मेटल वो मेटल, यूरेनियम थोरियम सब कुछ बन गया, है ना, वो स्टार में सब कुछ बन गया। फिर वो स्टार की लाइफ खत्म हो गई तो उसमें सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। जब उस स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ तो उसमें से सारा जो भी मटेरियल था एक्सप्लोड होके यूनिवर्स में फैल गया। ओके, तो जो मटेरियल फैला उस वही मटेरियल तुम्हारा स्लोली अर्थ में कन्वर्ट हुआ, जुपिटर में कन्वर्ट हुआ, मार्स में कन्वर्ट हुआ। तो जैसे अर्थ में इतना सारा आयरन क्यों है, क्योंकि वो जो कोई पहले का स्टार होगा जिसमें से आयरन प्रोड्यूस हुआ होगा, वही आयरन तुम्हारा अर्थ के अंदर पूरा पड़ा हुआ है। ओके, और समहाउ उसमें से थोड़ा जो और हाइड्रोजन गैस निकली होगी, वो हाइड्रोजन गैस से नया सन क्रिएट हुआ, उस नए सन के आसपास हमारी अर्थ घूमने लग गई। सिंपल। ओके, तो बेसिकली हम तुम सब लोग जो भी हैं, हम किसी न किसी स्टार के मटेरियल से बने हुए हैं। वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल इनसाइड अस इज मेड अप इनसाइड सम स्टार बिफोर द सन एग्जिस्ट। हमारे सूर्य देव के पहले जो कोई स्टार रहा होगा उसमें हमारे मॉलिक्यूल क्रिएट हुए थे। ओके, तो ये तुम्हारा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, ये तुम्हारा डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत वैसे नहीं पड़ेगी। ओके, एक चीज और तुम्हारे न्यूक्लियर रिएक्शन में, फ्यूजन रिएक्शन में। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम एक चीज देखो तो तुम्हारा फ्यूजन रिएक्शन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हो रहा है ना, यहाँ पे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हो रहा है। तो ये तुम्हारा क्या है बेसिकली, फ्यूजन रिएक्शन जब हो रहा है तो इन फ्यूजन रिएक्शन में लिखो पॉजिटिवली चार्ज, न्यूक्लियाई आर कमिंग close to each other and interact. Okay, but they have कूलम रिपल्शन, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं कूलम फोर्स लगा के, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम फोर्स लगा के एक दूसरे को रिपेल रिपेल कर रहे हैं। ओके, सो टू ओवरकम रिपल्शन द न्यूक्लियाई should have very high काइनेटिक एनर्जी, ताकि वो एक दूसरे के क्लोज आ सके। ओके, टू गेन दिस काइनेटिक एनर्जी अ वेरी हाई टेम्परेचर is needed. Therefore, these reactions are called thermonuclear reactions. ओके, क्यों बोलते हैं, क्योंकि तुम न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास में नहीं आएंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अगर उनको एक दूसरे के बहुत पास में आना है, सोलर फ्यूजन हो सके, उनको बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लगेगी। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिलेगी, उनके पास सफिशिएंट हीट हो, सफिशिएंट थर्मल एनर्जी आ जाए, है ना। तो तुम्हारे पास थर्मल एनर्जी होगी तब जाके तुम न्यूक्लियर रिएक्शन कर पाओगे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मो न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। आया समझ में। ओके, तो ये तुम्हारा रिएक्शन पूरा ठीक क्या क्या होता है, राइट। अब बस एक चीज और इम्पोर्टेंट क्या है कि इंडिया की अगर हम बात करें, इन इंडिया क्या हो रहा है, तो इंडिया के पास वी डोंट हैव, ये क्वेश्चन आ सकता है बाय चांस, उससे नहीं पूछेंगे बट बाय चांस अगर पूछा, वी डोंट हैव इनफ यूरेनियम 235 occurring
naturally. So we have to import it. ओके इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से, ये तुम्हारा यूएस से, इनसे इंपोर्ट करते हैं हम, रशिया से इंपोर्ट करते हैं. ओके बट वी हैव abundance of thorium. Okay, India has developed technology for thorium based reactors, and we are world leaders in the technology. ठीक है, थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स की ऑब्वियसली एनर्जी थोड़ी कम होती है, वो मतलब तुम्हारे यूरेनियम रिएक्टर्स जितने ज़्यादा एनर्जी जनरेशन नहीं करते हैं, बट स्टिल हमारे पास थोरियम ज़्यादा है, तो इंडिया में थोरियम बेस्ड रिएक्टर्स डेवलप किए गए हैं जो कि यूज होते हैं. ओके बट दैट डजंट मीन कि हमारे पास यूरेनियम रिएक्टर्स नहीं है. वी ऑल्सो गॉट यूरेनियम बेस्ड रिएक्टर्स जो कि हम इंपोर्ट करते हैं रशिया से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, इनकी यहाँ से इंपोर्ट करते हैं. ओके तो ये है. तो तुमको एक बेसिक कहानी बताऊं. तुम लोगों ने मूवी देखी होगी, पोखरण की क्या मूवी थी, परमाणु, परमाणु मूवी आई थी ना. तो उसमें पोखरण में हमने न्यूक्लियर रिएक्शन किया था, न्यूक्लियर बॉम्ब हमने बना के एक्सप्लोड किया था, राइट. तो न्यूक्लियर बॉम्ब क्योंकि हमने बनाया और एक्सप्लोड किया, राइट, उसके लिए लगता है यूरेनियम. तो यूरेनियम आया कहाँ से तुम्हारा? अब हमने बाहर से जो इम्पोर्ट किया था उसी को यूज किया था. तो क्योंकि हमने यूरेनियम को सिर्फ एनर्जी के लिए यूज नहीं किया बल्कि हमने उसका बॉम्ब बनाया, तो देयरफॉर इंडिया को बैन कर दिया गया. इंडिया को यूरेनियम मिलना बंद हो गया था. ओके सारी कंट्रीज ने मना कर दिया था कि तुम लोग बॉम्ब बना रहे हो, हम नहीं भेजेंगे. लेकिन फिर तुम्हारा अराउंड 2007-2008 के आसपास में इंडिया वाज अगेन एबल टू साइन द डील कि हमको फिर से यूरेनियम मिल सके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए. ओके तो यू कुड से कि अराउंड 10-15 साल तक आफ्टर द पोखरण एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों को यूरेनियम पावर प्लांट्स हमारे नहीं चाहिए. ओके अगेन अराउंड यू कुड से 12-13 इयर्स बैक फिर से वो लोग ऑपरेशन में आ चुके हैं. ओके वी अगेन गॉट एक्सेस टू यूरेनियम टू द अदर कंट्रीज. पढ़ोगे आगे सीखोगे. ओके तो ये तुम्हारा पूरा न्यूक्लियस चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है. काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं इसमें रटने को. ओके तो अच्छे से देखो, रट लो. न्यूमेरिकल तो तुम लोग कर ही लेते हो, सब स्मार्ट बच्चे हो. मेन दिक्कत आती है तुम लोग को ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये इक्वेशन रटने में. फिजन का इक्वेशन है वो रटना है, फ्यूजन का इक्वेशन रटना है, तो ये थोड़ा सा मेहनत कर लो. ओके बाकी फिर भी एक बार लेट्स सी तुम्हारा क्या क्या पोर्शन डिलीट हुआ है. ये सीबीएसई का मैं सब देख रहा हूँ और स्टेट बोर्ड का बताता हूँ. अच्छा अल्फा बीटा गामा की प्रॉपर्टीज नहीं है, रेडियो एक्टिव डीके लॉ नहीं है. ओह नाइस. इस बार तुमको रेडियो एक्टिव डीके नहीं है, लेकिन हमको सीडी के लिए तो पढ़ना था ऑब्वियसली, उन्होंने पूरा पढ़ाया है. हाफ लाइफ मीन लाइफ वगैरह नहीं है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं है. अच्छा फिर मतलब तुमको न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर रिएक्टर तो है, लेकिन मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि ज़्यादा मेहनत लगती है रटने में, वो तुम लोगों को है सिलेबस में. ओके तो मतलब जो मेन फॉर्मूला वाले बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो तो उल्टा सिलेबस से बाहर हो गए, क्योंकि उनको करना ज़्यादा ईजी होता है. कोई नहीं. ये तुम्हारा सिलेबस है. कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास एनर्जी रिलेशन, मास डिफेक्ट, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ये पढ़ना है. ठीक है ओके फिर अभी तुम्हारा मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार पहले तुमको ये पढ़ा दूंगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में. ओके तो उसके बाद हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर वो, उसको भी डिटेल पढ़ेंगे.
तो नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिक मटेरियल्स, अर्थ मैग्नेटिज्म, उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, तो तुम्हारा मेजर पोर्शन, हाँ फिर एक टेलीकम्युनिकेशन है, तो तुम्हारा फिर मेजर पोर्शन 12 का सारा खत्म हो जाएगा। ओके, फिर हम बाकी के चैप्टर्स तुम्हारे 11th के हैं उनको गो थ्रू करेंगे। और द थिंग इज कि यस, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के पहले वी विल बी फिनिशिंग द 12th चैप्टर्स। ओके, तो अभी 15 मिनट बचे हैं, तो अभी मैं कुछ पढ़ाऊंगा उसका तो मतलब पढ़ता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो डाउट्स पूछ सकते हो।